चंदनपुर गांव, जहां की मिट्टी में भी एक अलग ही महक थी। इस गांव की सबसे बड़ी शान था बीचों बीच बसा पुश्तैनी आम का बाग, जिसकी मिठास की चर्चा दूर दूर तक थी। और इस बाग की देखभाल करते थे दो जिगरी दोस्त, मोहन और सोहन। हाय मोहन, अरे बस कर मेरे भाई। सुबह के 4 बजे से पेड़ पर लटका हुआ है। क्या चमगादड़ बनने का इरादा है? अरे तू भी ना सोहन, नीचे आ रहा हूँ। जल्दी आ, काकी ने गरम गरम आलू के पराठे और मक्खन भेजा है। तू खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया कर। देख इस बार फसल कितनी शानदार है। इस बार हम स्कूल की छत पक्की करवाएंगे। बात तो सही है, लेकिन जब से ये बाग तेरे हिस्से में आया है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस लालची सेठ धनराज की नजर इस बाग पर है। जानता हूँ, लेकिन जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने में सेठ धनराज और उसका चमचा कालू वहां पहुंचते हैं। ओए मोहन, देख कौन आया है। सेठ धनराज जी। प्रणाम सेठ जी। कहिए, आज सुबह सुबह इस गरीब के बाग में कैसे आना हुआ? क्या आम चाहिए थे? भिजवा देता। मोहन, मुझे ये 2-4 आम नहीं चाहिए। मुझे ये पूरा का पूरा बाग चाहिए और आज मैं इसे लेने ही आया हूँ। क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये बाग मोहन के दादाजी का है, इसे हम कभी नहीं बेचेंगे। बेचना किसे है मूर्ख, ये बाग तो अब सेठ जी का हो चुका है। मोहन, तेरे पिताजी ने मरने से पहले सेठ जी से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अगर कर्ज नहीं चुकाया तो ये बाग सेठ जी का हो जाएगा। ये झूठ है। मेरे पिताजी ने जीवन भर कभी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया। आपने जरूर कोई जाली कागज बनाया है सेठ जी। जबान संभाल कर बात कर मोहन। कर्ज का कागज पंचायत के सामने रखा जाएगा। अगर तूने कल सूरज ढलने तक 2 लाख रुपए ब्याज नहीं चुकाए तो इस बाग के सारे पेड़ कटवा दूंगा और यहाँ मेरा कब्जा होगा। इतना बोलकर सेठ और कालू वहां से चले जाते हैं और मोहन और सोहन भी अपने घर जाते हैं। अब क्या होगा मोहन? 2 लाख तो हम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। सेठ तो सच में हमारे पेड़ काट देगा, हमारा बाग लुट जाएगा। रोना बंद कर सोहन। अगर उसने कागजों का झूठा खेल खेला है तो मैं भी उसे ऐसा दिमागी खेल खिलाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सेठ को बाग चाहिए ना, हम उसे बाग ही देंगे, लेकिन मेरे तरीके से। मोहन, तू पागल हो गया है। सेठ के पास गुंडे हैं, हमें सरपंच जी के पास जाना चाहिए। सरपंच जी कागज और सबूत देखते हैं सोहन, और सबूत सेठ ने पक्के कर रखे हैं। अगर हम सीधे पंचायत गए तो हम हार जाएंगे। सेठ को हराने के लिए हमें उसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। कमजोर हिस्सा? उस मोटे सेठ का कौन सा हिस्सा कमजोर है? उसका तो पेट भी लोहे जैसा है। उसका लालच सोहन, उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी बात ध्यान से सुन। मोहन अपना सारा प्लान सोहन को बताता है। क्या? असली सोने के? चुप मूर्ख, दीवार के भी कान होते हैं। जा जल्दी से कुदाल और फावड़ा लेकर आ, हमें आज रात ही बाग में जाना होगा। उफ, ये सेठ जी भी ना खुद तो मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं और मुझे इस मच्छरों वाले बाग में पहरेदारी के लिए भेज दिया। भला ये दोनों कंगाल रात में क्या करेंगे? तभी अचानक कालू की नजर दूर खड़े मोहन और सोहन पर पड़ती है। दोनों चुपके चुपके बाग में गड्ढा खोद रहे थे। लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे इनकी बात ध्यान से सुननी होगी। मोहन, मुझसे और नहीं खोदा जा रहा। क्या तुझे पक्का यकीन है कि तेरे परदादा की लिखी वो पुरानी डायरी सच थी? धीरे बोल सोहन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। परदादा ने लिखा था कि सबसे पुराने पेड़ के नीचे उन्होंने एक 100 साल पहले राजा का खजाना गाड़ कर रखा था, पूरे 50 सोने की मटके। लेकिन मोहन, कल तो सेठ धनराज ये बाग छीन लेगा। अगर उसे इन 50 सोने के मटकों के बारे में पता चल गया तो वो तो अरबपति बन जाएगा। तू बस खुदाई करता रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रुक सोहन, फावड़ा रोक, कुछ टकराया है। मिल गया।
ये तो सिर्फ पहला मटका है सोहन, अभी ऐसे 49 मटके और नीचे दबे हैं। बिल्कुल मोहन, वरना सेठ तो इस जमीन के लिए 2 लाख क्या 20 लाख भी दे देगा। 50 सोने के मटके, 2 लाख का कर्ज तो कुछ भी नहीं है। हमें इसे वापस मिट्टी से ढकना होगा। कल सुबह हम वो जाली 2 लाख रुपए का कर्ज सेठ के मुंह पे मारेंगे और अपना बाग बचा लेंगे। किसी को इस खजाने की भनक नहीं लगनी चाहिए। मुझे अभी जाकर सेठ जी को यह खबर देनी होगी। सेठ जी तो खुशी से पागल हो जाएंगे। सेठ जी उठिए, बहुत बड़ी खबर है। क्या है बे? आग लग गई क्या जो आधी रात को चिल्ला रहा है? आग नहीं सेठ जी, सोना। बाग में सोना है। मोहन के परदादा का गाढ़ा हुआ खजाना, पूरे 50 मटके। मैंने अपनी आंखों से उन्हें पहला मटका निकालते देखा है। क्या बक रहा है तू? 50 मटके? हाँ सेठ जी, मोहन कह रहा था कि वो सुबह आपका 2 लाख का कर्ज चुका देगा ताकि बाग बच जाए। अगर उसने कर्ज चुका दिया तो वो 50 मटके हमारे हाथ से निकल जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मैं जाली कर्ज के कागज से जमीन छीनता हूं तो पंचायत दखल देगी और खजाना निकलने पर सरकार सब जब्त कर लेगी। उस जमीन का मेरे नाम पर कानूनी रूप से खरीदा जाना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करें सेठ जी? कल सुबह सूरज उगते ही हम मोहन के घर जाएंगे। मैं 2 लाख का कर्ज माफ कर दूंगा और उसे उस जमीन के पूरे 5 लाख रुपए नकद दूंगा। उस मूर्ख मोहन को लगेगा कि उसने बहुत बड़ा सौदा मारा है, लेकिन असल में वो 50 सोने के मटके मेरे होंगे। सुबह होते ही मोहन और सोहन पंचायत की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में लालच उनका इंतजार कर रहा है। अरे मोहन बेटे, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? सेठ जी, मैं तो हरीराम सरपंच जी के पास जा रहा था, आपका 2 लाख का कर्ज चुकाने। मैंने कहीं से पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप मेरा बाग नहीं छीन सकते। अरे नहीं नहीं बेटे, कैसी बात करते हो? कल रात मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त थे। मैंने फैसला किया है कि मैं वो 2 लाख का कर्ज पूरी तरह माफ करता हूँ। और सुनो बेटे, मुझे पता है तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो। वो बाग अब पुराना हो गया है। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा बाग खरीद लूं। मैं तुम्हें उसके बदले पूरी 5 लाख रुपए दूंगा। तुम शहर जाकर कोई बड़ा काम शुरू करना। 5 लाख? लेकिन सेठ जी, वो मेरे परदादा की जमीन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बेचना चाहिए। उसमें बहुत कीमती यादें जुड़ी हैं। अरे यादों का क्या अचार डालोगे बेटे? चलो ठीक है, 10 लाख, पूरे 10 लाख। सरपंच जी को बुलाओ, अभी की अभी जमीन मेरे नाम करो और 10 लाख कैश लेकर जाओ। ठीक है सेठ जी। तभी सरपंच जी आ जाते हैं। मोहन, क्या तुम अपनी मर्जी से ये बाग बेच रहे हो? जी सरपंच जी, 10 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं। अब से चंदनपुर का वो आम का बाग और उसके जमीन के नीचे की हर चीज सेठ धनराज की हुई। धनराज, अभी भी सोच लो, उस बाग की असली कीमत 3 लाख से ज्यादा नहीं है और तुम उसके पूरे 10 लाख दे रहे हो। वो मेरी मर्जी है सरपंच जी। मुझे आम बहुत पसंद है। आज से मोहन का आम का बाग मेरा हुआ और मोहन का 2 लाख का कर्ज भी मैंने माफ किया। तो ठीक है, सबके सामने ये सौदा पक्का हुआ। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मूर्ख मोहन को तो अंदाजा भी नहीं कि उसने क्या खो दिया। हाँ सेठ जी, अब सारे सोने के मटके आपके हुए। कालू, तुरंत मजदूरों को लेकर आओ, पूरा बाग खोद डालो। आज किस्मत खुद चलकर मेरे दरवाजे आई है। सेठ के आदेश मिलते ही मजदूर पूरे बाग में जगह जगह खुदाई शुरू कर देते हैं। खोदो खोदो, 50 सोने के मटके हैं नीचे, जल्दी करो। सेठ जी, कुछ टकराया है। एक बड़ा स्टील का संदूक है। अरे वाह, यहाँ तो स्टील का बक्सा निकल आया। कोई बात नहीं, मटका नहीं मिला तो बक्सा ही सही। तभी मोहन और सरपंच भी वहाँ आ जाते हैं। मूर्ख मोहन, तूने 10 लाख में मुझे अरबों का खजाना दे दिया। ये जमीन मेरी है और जमीन के नीचे गड़ा खजाना भी कानूनन मेरा है। अब देख मैं क्या निकालता हूँ। कालू सावधानी से बक्से का ढक्कन खोलने लगता है। सेठ जी, ये क्या है? पत्थर? सोना कहाँ है? 50 मटके कहाँ हैं?
सोना कभी था ही नहीं सेठ जी। मैंने बस बीती रात अपनी माँ के पुराने जेवर एक मटके में रखकर निकाले थे। मुझे पता था कि आपका चापलूस कालू जासूसी कर रहा है। लालच ने आपकी अक्ल पर ऐसा पर्दा डाला कि बाग के बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। सेठ धनराज, तुमने एक गरीब किसान को झूठे कर्जे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसी के बिछाए जाल में तुम खुद फंस गए। अब 10 लाख मोहन के हैं और तुम्हें इस बाग की देखभाल करनी होगी। लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी खुद की चालाकी ने मुझे डुबा दिया। फिर सभी लोग गांव की तरफ जाने लगते हैं और सरपंच जी कहने लगते हैं, मान गया तुझे मोहन, तेरे दिमाग ने तो उस लालची सेठ का सारा घमंड और पैसा दोनों निकाल लिया। अब ये 10 लाख रुपए गांव के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। और रही बात हमारे बाग की, सेठ ने उसे खरीदा है तो अब उसकी देखभाल भी वही करेगा। तो दोस्तों, मोहन की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है लालच के अंधेपन में, वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है।